आज का हमारा टॉपिक है मौर्य युगीन कला। कला की दृष्टि से भारत के इतिहास में मौर्य युग का अपना विशिष्ट स्थान है। इस युग में अनेक नई परंपराओं का जन्म हुआ, जैसे एक केंद्रीय शासन व्यवस्था, लिपि का आविष्कार, मुद्रा के प्रयोग के साथ साथ इस युग में स्थापत्य और कला के क्षेत्र में सर्वप्रथम पत्थर का प्रयोग इसी युग में आरंभ हुआ था। पत्थर के माध्यम से कलाकृतियों के निर्माण होने के कारण मौर्य युग और उसके अनंतर कला के अवशेष मिलने आरंभ हो जाते हैं। कला के इतिहास में मौर्य युग की ये सबसे बड़ी देन मानी जाती है। मौर्य युगीन कला और स्थापत्य के कुछ प्रमाण मिलते हैं जो इस प्रकार है। मौर्य राजप्रासाद, पत्थर के स्तंभ, गुहाएं, स्तूप आदि। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर की स्थिति और रचना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इसका पत्थर की चार दीवारी से दुर्गीकरण किया गया था। यह पाटलिपुत्र नगर गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ था। पाटलिपुत्र नगर एक प्राचीर से घिरा हुआ था जिसमें 64 द्वार और 570 बुर्ज थे। इसका प्रासाद लकड़ी का बना हुआ था। यही चंद्रगुप्त का महल था और इसके अवशेष पटना के पास खुदाई में हमें प्राप्त हुए हैं। इसकी काष्ठ कला की विद्वानों ने बहुत प्रशंसा की है। यद्यपि इसमें अधिकांश नष्ट हो चुके हैं, लेकिन इसमें लकड़ी के खंभों पे बना हुआ एक सुंदर हॉल प्राप्त हुआ है। इसमें चित्रकला और मूर्ति कला का सुंदर कार्य किया गया है। अशोक ने भी पाटलिपुत्र में महल का निर्माण करवाया था। डॉक्टर स्पूनर ने कुम्हार नामक स्थान पर खुदाई करा के इस राजप्रासाद का पता लगवाया था। इसमें 225 स्तंभों वाला अति सुंदर हॉल था। स्तंभों पर पॉलिश बड़ी ही सुंदर थी। अशोक के 700 वर्ष बाद आने वाले चीनी यात्री फाइया ने इस राजप्रासाद को देखकर इसे देवीय निर्मित बताया था। मौर्य युग के अंतर्गत पत्थर से स्तंभ बनाने की परंपरा भी दिखाई देती है। ये स्तंभ अशोक की लाट के नाम से प्रसिद्ध है। ये स्तंभ चुनार के बलवा पत्थर को काटकर बनाए जाते थे। ये स्वतंत्र रूप से भूमि से उदित होते हुए प्रतीत होते थे। इनमें प्राय एकाश्म एक पत्थर द्वारा निर्मित कहा जाता था। वास्तव में अशोक के स्तंभ दो पत्थर खंडों को जोड़कर बनाए गए थे। स्तंभ के नीचे का भाग जो 40 से 50 फीट तक लंबा होता था, एक पत्थर का बनाया जाता था। तने या यष्टि के शीर्ष का पर दूसरे भाग को जोड़ा जाता था जो पशु मूर्ति के रूप में बनाया जाता था। कला की दृष्टि से मौर्य स्तंभों का सबसे महत्वपूर्ण भाग पशु मूर्तियों के रूप में स्थापित इसका शीर्ष भाग है। इन शीर्षों पर सिंह, हाथी या वृषभ की आकृति स्थापित की जाती थी। प्राय मुख्य लाट से जुड़े हुए शीर्ष का सबसे नीचे का भाग रज्जु की आकृति का होने के कारण इसे मेखला कहा जाता था। इसके ऊपर घंटे के आकार का उल्टा कमल बनाया जाता था। इसके ऊपर गोलाकार चौकी बनाई जाती थी जिस पर पशु को बैठे या खड़े दिखाया गया है। पशु मूर्ति के ऊपर कभी कभी चक्र भी बनाया जाता था। विश्व कला के इतिहास में मौर्य स्तंभ जैसे स्तंभ अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होते हैं। ये स्तंभ वृक्ष के समान अनायास भूमि से उदित होते हुए दिखाई देते हैं। मौर्यकालीन स्तंभ शीर्षों में सारनाथ का स्तंभ शीर्ष सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें सिंह के शरीर की प्रस्तुति, अयालों की यथार्थता, सिंह के शरीर की मांसपेशियां जीवंत और प्रभावों उत्पादक है। संपूर्ण शिल्प में आश्चर्यजनक संतुलन
शक्ति का प्रस्फुटन, बनावट में लालित्य और पूर्णता दिखाई देती है। विश्व की ऐसी कलाकृति अन्य कहीं उपलब्ध नहीं होती है। स्मिथ के अनुसार इस कृति में आदर्शवादी गौरव और यथार्थवादी प्रतिरूपता का सफल समन्वय स्पष्ट दिखाई देता है। इस पशु मूर्ति के शीर्ष पर एक महाचक्र प्रतिष्ठित था जो अब टूटकर गिर गया है। मौर्यकालीन इन स्तंभों पर एक विशेष प्रकार की चमक दिखाई देती है। मौर्य काल में चट्टानों को काटकर गुहाओं का भी निर्माण किया गया था। इन का निर्माण भिक्षुओं के रहने के लिए किया गया था। इन गुहाओं की दीवारों पर चिकनी पॉलिश की गई थी जो शीशे की तरह चमकती थी। मौर्यकालीन 7 गुफाएं प्राप्त होती हैं जिनमें 4 अशोक ने आजीविकों के लिए बनवाई थी और शेष उसके पुत्र दशरथ ने बनवाई थी। स्तूप बुद्ध और महान अहर्तों की अस्थियों पर बनाई गई समाधियां स्तूप कहलाती हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाए गए थे। दिव्यावधान के अनुसार अशोक ने इन 8 स्तूपों से अस्थियां निकलवाकर उन्हें 84,000 स्तूपों के अंतर्गत सुरक्षित करवाया था। अशोक के बाद भी अनेक स्तूप बने जिनमें सांची और सारनाथ के स्तूप सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। स्तूप का सबसे नीचे का भाग पीठिका या लेखी कहलाता था। इसके मध्य में बुदबुदाकार भाग को अंड कहा जाता था। इसी अंड के मध्य में अस्थि पेटिका रखी जाती थी। अंड के चारों ओर वेदिका बनाई जाती थी। मेघी और वेदिका के मध्य का भाग प्रदक्षिणा के काम आया करता था। अंड के ऊपर मध्य में एक और वेदिका बनाई जाती थी। यह स्थान हर्मिका कहलाता था। हर्मिका के मध्य में यष्टि दंड स्थापित किया जाता था जिस पर छत्र लगाए जाते थे। स्थापत्य कला की दृष्टि से बौद्ध स्तूप का यह आरंभिक स्वरूप था। यह युग स्तूप रचना का स्वर्ण युग माना जाता था। इस युग में वेदिका में एक या चारों ओर तोरण द्वार भी लगाए गए हैं। शुंग और सातवाहन युग में स्तूप स्थापत्य का भी बहुत अधिक विकास हुआ था। उत्तर भारत में भारत, सांची और मथुरा से प्राचीन स्तूपों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। मौर्य स्तूपों, गुहाओं की कला को देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि मौर्य युग की कला की 2 परंपराएं थी। एक राजकीय जिसे सम्राट का आश्रय प्राप्त था, जिसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर स्तंभ, राजप्रसाद, गुहाएं आदि निर्मित की गई। तो दूसरी तरफ लोक धर्मिक परंपराएं थी जिसके अंतर्गत यक्ष की मूर्तियां बनाई गई थी।